बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवेद ज़ुबैरी, सिचुएशन रूम के एक नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला जो आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस चल रहा था, जिसको अवाम ने पहली बार अपनी आंखों से बराह रास्त देखा और जजों के कमेंट्स भी देखे, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी देखी और ये एक बहुत नया तजुर्बा था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कामयाब रहा। इस केस का जो तारीखी फैसला आया है और इस केस की रोशनी में जो दूरस्थ नताइज बरामद होंगे, हम उस पर डिस्कस करेंगे कि इसके क्या नताइज बरामद हो सकते हैं और उसका असर कहाँ कहाँ किन किन लोगों पे पड़ेगा। आज हम डिस्कस करेंगे कि नवाज शरीफ जो अभी अभी पाकिस्तान की तरफ रवाना हुए हैं वाया सऊदी अरब, उसके बाद दुबई जाएंगे, उसके बाद उनको पाकिस्तान आना है। वो पाकिस्तान इस केस के बाद उनके पाकिस्तान आने में क्या कुछ रुकावटें आएंगी कि नहीं, क्या वो अब भी पाकिस्तान आएंगे कि नहीं, या वो आएंगे तो एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान जाएंगे कि जेल, इस बात को भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे अहम सवाल जो सियासी जमातों में गूंज रहा है कि इलेक्शन कब होंगे और उसकी मुमकिन महीना और तारीख क्या हो सकती है, उसके बारे में भी आज हम अपने प्रोग्राम में रोशनी डालेंगे। साथ साथ जो इस वक्त पूरी दुनिया एक ट्रॉमे में है, वो इसराइल की जो जारियत है, जो वो गज़वा में हर रोज़ जिस तरह की बमबारी कर रहा है और मासूम शहरियों को जिस तरह वो मार रहा है, इसके क्या नतीजे बरामद होंगे और ये कहाँ तक जंग जा सकती है, उस पर हम कोशिश करेंगे कि बात करें और आपको बताएंगे क्या हो सकता है। और आखिर में अहमदाबाद में जो पाकिस्तान और भारत का बड़ा टाकरा होने वाला है, उसकी गूंज भी सुनाई दे रही है, उस पर भी कुछ हम बात करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मारूफ सहाफ़ी और तजिया नगार किसी तारुफ के मदानी अनीस मंसूरी साहब मौजूद हैं, उनकी राय भी लेंगे और उनसे बोलेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि वो क्या देखते हैं इसमें। तो प्रोग्राम शुरू करते हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस जो आप लोगों ने देखा और आज उसका फैसला आया, उसका पहला फैसला 10-5 की अक्सरियत से जो आया है कि इसको उन्होंने बरकरार रखा है जो प्रोसीजर केस था। और इसके अलावा दूसरा केस कब से लागू होगा, ये जब से सज़ाएँ हुई हैं तब से होगा या ये अप्रैल से जिससे ये केस है तब से होगा। तो उसको 8-7 की अक्सरियत से ये बात हुई है कि ये अब से लागू होगा जब से ये केस आया है, मतलब अप्रैल के बाद से। ये एक बड़ा अहम सवाल है और इसके क्या दूरत नताइज होंगे, ये है। तो चलते हैं अपने सामने। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आखिर वो फैसला आ ही गया जिसका इंतज़ार बहुत दिनों से था, जब से चीफ जस्टिस साहब ने अपनी कुर्सी संभाली थी और सबसे पहले ही ये केस उन्होंने कहा और बराह रास्त दिखाया। और आज इसका जो फैसला आया है तो इसको उन्होंने वो बरकरार रखा है जो प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस केस था। तो इसके बारे में आप फैसले पे, अब तो फैसले पे तो बात कर सकते हैं, तो आपकी क्या राय है, ये कैसा फैसला है और इसका क्या नताइज बरामद होंगे? देखें नवीद भाई, ये एक अच्छी बात इसलिए है कि जस्टिस काजी फायद ईसा ने अपने इख्तियारात दे दिए हैं 3 लोगों को। किसी भी शख्स के अपने इख्तियारात देने का बहुत बड़ा काम होता है कि वो अपनी ताकत को किसी में मुंतकिल कर दें। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो साबका इत्तेहादी हुकूमत थी उसने पास किया था और उसने ये कहा था कि जो जज है जो सो मोटो एक्शन लेता है, वो पहले ये था कि एक चीफ जस्टिस वही सो मोटो एक्शन ले सकता था और उसी का इख्तियार होता था कि वो सो मोटो एक्शन लेकर उस पर बात कर सकें। उस कानून के तहत ये लिखा गया था कि जो 3 जज हैं, सीनियर मोस्ट जजेस हैं, वो ये फैसला करेंगे कि जनाब ये सो मोटो एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अच्छा, इसके 3 पहलू थे। एक पहलू तो ये था कि जनाब सो मोटो एक्शन ले लिया जाए, तो उसमें चीफ जस्टिस ने अपने इख्तियारात दे दिए और ये कहा कि ठीक है, जो पार्लियामेंट ने फैसला किया है उसे हम मंजूर करते हैं। और 9 यानी कि एक बड़ी अक्सरियत ने 9-6 से ये पास हुआ, यानी कि 9 लोगों ने, 9 जजेस ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, ये आइन और कानून के मुताबिक है और इस पे ये इख्तियारात मुंतकिल होने चाहिए। इसका जो दूसरा पहलू था वो था एक 184/3 का, यानी कि 184/3 का। अब 184/3 में ये था कि जो सो मोटो लेता था चीफ जस्टिस, उसके बाद उसकी अपील जो है वो नहीं हो पाती थी। चीफ जस्टिस ने बस कह दिया, उसके जो फैसला हो गया वो हो गया। अब इसमें यह हुआ कि कम से कम यहाँ पर उस कानून में लिखा गया था कि उस पर अपील की जा सकती है। तो 184/3 जो था उसमें भी जो अक्सरियत ने राय दी और अक्सरियत की राय से वो ये मंजूर हो गया कि जनाब 184 पे, यानी कि इस पे अपील हो सकती है। लेकिन जो इसका जो तीसरा नुक्ता था वो ये था कि जो माजी के केसेस हैं उस पर भी फैसला हो सकता है, उस पर भी दोबारा से समाअत हो सकती है और उस पर एक फुल कोर्ट या कोई भी बेंच बनकर उसकी बात हो सकती है।
उसे जो है वो अक्सरियत ने मना कर दिया, यानी 8/7 से उसको शिकस्त हुई, यानी कि 15 जजेस थे जिसमें से 8 ने उसकी मुखालफत कर दी, वो हिस्सा नहीं रह सकता, और 7 ने उसकी हिमायत की है। अच्छा, ये एक यहाँ पर फैसला दिया गया। तो अब जब हमारी नई पार्लियामेंट बनेगी तो वो फैसला करेगी कि इसे किस तरीके से लेकर जाना है, फिर सेनेट इस पर बात कर सकता है, तो वो सारा सिलसिला आगे। लेकिन ये एक बड़ी अच्छी बात है, अच्छी रिवायत इस सेंस में कि कम से कम एक शख्स के पास जो फर्द वाहिद से लेके वो मुंतकिल हुए। आपने पावर शेयर की है। देखिए ना, हमारा ड्रामा था ना भाई, आपको खुद मालूम है कि जब जो साकिब निसार थे उन्होंने कहा कि वजीर आजम का फैसला नहीं होगा, काबीना का फैसला हुकूमत का फैसला माना जाएगा। वहां पर वो ये कहते थे कि भाई काबीना का फैसला वजीर आजम का फैसला नहीं, सही है। यहां पर ये कहते थे कि नहीं जज का फैसला होगा, अब सब जजों का फैसला नहीं। तो कम से कम सब जगह बराबरी होनी चाहिए। बिल्कुल, 15 जज हैं और एक फर्द वाहिद को इतनी पावर दी थी कि पूरी बेंच भी वही बनाते थे, और जनाब जो सुमो नोटिस ले लिया उस पर अपील भी नहीं है। तो एक तरीके से इन्होंने कानून को इंसाफ के पार्लियामेंट ने किया था, ये अच्छा है। और दूसरी तरफ उन्होंने पार्लियामेंट को भी जो है डिग्रेड नहीं किया, पार्लियामेंट को भी सुपर रखा। तो इससे एक तरीके से जमहूरियत को भी फायदा हुआ। तो आज का केस आप देख रहे हैं कि अच्छा फैसला है। अच्छा फैसला तो नहीं, लेकिन ये भी तो देखे ना, अच्छा फैसला तो है, लेकिन क्या इस बात को हमारे बाकी इदारे भी मानेंगे? मानना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। नहीं, देखिए जो पार्लियामेंट है, मेरा आपसे सवाल ये है कि भाई पार्लियामेंट ने तो चले, जज साहिबान ने कह दिया कि पार्लियामेंट ने फैसला किया, ठीक है, एक इदारा पार्लियामेंट, एक अदलिया, ठीक। एक पाकिस्तान के अंदर एस्टैब्लिशमेंट भी है। क्या एस्टैब्लिशमेंट भी जो पार्लियामेंट के फैसले हैं या जो उनके फैसले हैं उसके मुताबिक हुकूमत चलेगी, या उसको भी सर तस्लीम हम करेंगे या नहीं करेंगे? ये बड़ा सवाल है इसमें। देखिए, अब जब पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट एक पेज पे आ जाएंगे तो मैं नहीं समझता कि वो जो इजारादारी थी, ख़ासतौर से ब्यूरोक्रेसी की, जो नज़र नहीं आती थी और सारी चीज़ें वो करती थी, अब वो इनके शेडो में आएंगे। मैं तो किसी और तरफ बात कर रहा हूं। नहीं, आप जिस तरफ जा रहे हैं मैं उस तरफ नहीं जा रहा, मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ। लेकिन अच्छा, इसमें एक अहम सवाल पैदा होता है। देखिए, नवाज शरीफ साहब की रवानगी स्टार्ट हो गई है, मकसद पाकिस्तान की तरफ उन्होंने पहला कदम आज बड़े शान और शौकत से उठा लिया है। अब वो जाएंगे सऊदी अरब, वहाँ क़याम करेंगे, उम्रा करेंगे और कुछ गारंटियाँ मांगेंगे। आपको पता है वो खाली उम्रा करने तो नहीं जा रहे, उम्र तो माशाल्लाह वो बहुत कर चुके हैं। तो उसके बाद वो गारंटी मांगेंगे, उसके बाद वो दुबई भी जाएंगे, वहाँ से भी कुछ गारंटियाँ मांगेंगे और वो आएंगे। लेकिन इस केस की रोशनी में, क्योंकि उनको सज़ा हो चुकी है और इसमें अपील का हक इसमें नहीं है, तो क्या इस पे भी असरअंदाज होगा कुछ इनका कि या इसमें ये नहीं आता, ये सब चीज़ से मुबर्रा है? देखें भाई, पहली बात तो ये है कि ये सारा डाउटफुल है। डाउटफुल क्यों है? क्योंकि सरकारी प्रोटोकॉल में कोई शान और शौकत से उनको रवाना नहीं किया गया। सरकारी प्रोटोकॉल में बाकायदा पाकिस्तान के जो हाई कमिश्नर हैं वो हेथ्रो एयरपोर्ट पर उन्हें वहाँ से रुखसत कर रहे हैं। तो बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है उन्हें, जब किसी शख्स के पास एक सरकारी प्रोटोकॉल हो। देखिए, 2018 के इलेक्शन से पहले इमरान खान के पास सरकारी प्रोटोकॉल था, है ना, वो उनको बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट किया जाता था कि जनाब वजीर आजम आ रहे हैं। वो मोदी से मुलाकात करने के लिए भी गए तो उनको एक बाकायदा प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल दिया गया। तो हमारे यहाँ पर जो हवाएं चलती हैं ना, वो बता देती हैं कि कौन जेल जाएगा, कौन मीनारे पाकिस्तान जाएगा। तो आप ये जो हवाएं चल रही है, ये लग रहा है कि हवाएं अभी उस तरफ चल रही हैं। मुझे ये लग रहा है कि ऐसा क्यों नहीं, इसको बड़े प्यार से घेर घार के लेकर आ रहे हैं, बड़े प्यार से शान शौकत से घेर घार के ला रहे हैं कि भाई आ जाओ। 4 साल पहले गए थे, इलाज उलाज भी करा लिया, दुनिया घूम ली, अब तुम आ जाओ ज़रा पाकिस्तान। ऐसा तो नहीं, मुझे कुछ लग रहा है कोई इस तरह का कोई हाथ हो जाएगा। देखिए, नवाज शरीफ भी 40 साल से खेल रहा है, सही ना। अगर आप 84-85 से उनकी सियासत को देखें तो 40 साल से वो भी 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने। 3 दफ़ा वज़ीर आज़म। उन्हें पता है कि जब बाज़ औक़ात ना, वो एक बड़ा मुहावरा कहा जाता है ना कि जब कोई आपको मोहब्बत से देखे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप यकीन कर लें, क्योंकि शिकारी भी अपने शिकार को मोहब्बत से देखता है। तो नवाज शरीफ जो है ना, वो बड़ा पक्का खिलाड़ी बन चुके हैं और उनको पता है, और वो पूरा सरकारी प्रोटोकॉल के साथ आ रहे हैं ना। अनीस भाई, आखिरी उम्र में जो मोहब्बत है ना, वो फ्लर्ट भी हो जाती है, फ्लर्ट में आ जाते हैं आखिरी उम्र में। नहीं, तो कुछ इस तरह नहीं कोई उनसे फ्लर्ट कर रहा हो और वो मोहब्बत समझ रहे हो, आगे से फ्लर्ट हो रहा हो। नहीं, वो देखें अपने मोहरे बड़े सजा कर आ रहे हैं। हवाएं देखें, हवाएं बता रही है। मैं ना, जब आपका हाई कमीशन जो है वो आए लाल लिबास में, बड़ा सूट वूट पहनकर आपको अलविदा कर रहा हो, अब समझ जाए हवा कहाँ जा रही है। अरे बुरकीज में कुर्बानी से पहले भी गाय को बड़ा सजाया जाता है, लाल लाल वो डाले जाते हैं, घुंघरू बांधे जाते हैं, फिर आखिर में कसाई के हवाले कर दिया जाता है। मेरा तज़किया ये है, आपका हवाओं की तरफ है। देखना ये है कि ये 21 तारीख को आते हैं
तो मीनार पाकिस्तान जाते हैं कि जेल? नहीं, मीनार पाकिस्तान जाएंगे। मीनार पाकिस्तान जाएंगे। मीनार कोई ऐसा पाकिस्तान कोई जाएंगे। कारनामा अंजाम दिया है 4 साल में इन्होंने कि उनको जेल से गए थे ना, तो जेल लाने के बजाय उनको मीनार पाकिस्तान में जाके आवाम के सामने पेश किया जाएगा, ओ भाई आ गए 4 साल बाद, देखें, अपने वो बैटरियां प्लेटें ठीक भी करा के। जिसने नवाज शरीफ को वजीर आजम बनवाया, जिसने नवाज शरीफ को जेल भेजा, जिसने नवाज शरीफ को जेल से जहाज में बिठाया, सही है, अब वो नहीं है। वही अब अगर वो नहीं जहाज है। में बैठा, अरे वही अब वो नहीं है। वही बस ये फर्क है हमारी और इनकी उसमें, कि वो जो लोग थे हम ये समझते हैं कि वो चले गए, और अब जो लोग आए हैं वो किसी की मुल्क का डिक्टेशन नहीं लेंगे कि कोई मुल्क बोले इसको वज़ीर आज़म बना दो तो जी सर हम बना देंगे, या कोई और से कोई मैसेज या पर्ची आ जाए, या ये खुद किसी की पर्ची पर आए हुए हों, उनकी तरह नहीं है। तो ये हम देखेंगे 21 तारीख को। वैसे मेरे ख्याल में तो 21 से पहले ही पता लग जाएगा, क्योंकि उनकी तबीयत दोबारा ख़राब हो सकती है 21 से पहले। अगर नहीं हुई और वो आए तो भाई बड़ा मज़ा आएगा। देखिए, सऊदीया का माहौल जो है ना थोड़ा सा ठंडा हुआ भाई कोई सब्सिडी है सऊदीया की पाकिस्तान? देखिए, कि अक्टूबर वो जो बोलेगा करेगा, या $100 बिलियन उन्होंने दे दिया पाकिस्तान को, मतलब क्या कर दिया जो हम उनकी बात माने? नहीं, एक बात सऊदीया- बताए, एक आज़ाद मुमलिकत है, अपने मुल्क को इस वक्त हम अपनी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। देखा ना भाई, सऊदीया के ना इस वक्त ताल्लुकात अगर हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि नवाज शरीफ से बहुत अच्छे हैं, तो ऐसा नहीं है। हाँ, और उसको क्या जरूरत पड़ी है कि वो सब चीजें छोड़ के नवाज शरीफ को वज़ीर बनाने के लिए? मैं तो कहीं नहीं रहा ना, उनसे डील पे जा रहे हैं। देखिए, इस वक्त जो सऊदी हुक्काम है, उनके जो सबसे अच्छे ताल्लुकात है ना, वो पाकिस्तान में सिर्फ एक शख्स है। उससे तो नहीं। वो आप सब जानते हैं किससे। अच्छा, सही है अब ना? वो शख्स जो है, वो शख्स का ही फैसला है कि ये आए। अच्छा, और आगे जेल जाए? नहीं, जेल तो नहीं जाते, जेल मीनार तो बात पाकिस्तान है, है। मीनार पाकिस्तान चले, जाएंगे। इस बात का फैसला इंशाल्लाह ताला आने वाले हफ्ते में हो जाएगा। मैं नहीं समझता 21 तारीख तक की ये बात जाएगी, उससे पहले ही हम आपके साथ बैठे होंगे और प्रोग्राम में किसी में डिस्कस कर रहे होंगे। देखते हैं कि आपकी हवाएं काम आती हैं या हमारा फ्लड काम आता है, इसमें दोनों में किसका तजिया होता है, ये हम आने वाले वक्त में छोड़ते हैं। इलेक्शन, लेकिन ये भी नवाज शरीफ से आने को जुड़ा हुआ है। इलेक्शन का कह रहे हैं, 90 दिन तो गए, 90 दिन तो गए। अब इलेक्शन 90 दिन के बाद, 1 महीने बाद हो या 10 महीने बाद हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो है। वो जनवरी की कहानी है कि दिया है आपके हमारे जो वज़ीर आज़म हैं इस वक्त, केयर टेकर वज़ीर आज़म, उन्होंने कहा जनवरी में कराएंगे। आपको लगता है कि जनवरी में इलेक्शन का कुछ माहौल लग रहा है कि इलेक्शन हो रहे हैं जनवरी में, इसीलिए ये आ रहे हैं? देखें, इस वक्त इस खत्ते की सूरत हाल और माहौल बहुत तेज़ी से बदल रहा है। आइंदा 1 हफ्ते के अंदर क्या सूरत हाल होगी किसी को नहीं मालूम। अच्छा, पहले तो हम ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर क्या सूरत हाल होगी ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन अब बैनुल अक़वामी सतह पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा आने वाले दिनों में, क्या कुछ बड़ा। यूँ तो आपका मौजू ये बात का है, लेकिन ज़ाहिर है आप ये देख रहे हैं कि इस वक्त जो गज़ा में हो रहा है, जिस तरह से जुल्म और बर्बरियत हो रही है, उसमें पहले लबनान की हिज़्बुल्लाह कूदी है, उसके बाद अब शाम इसमें इन्वॉल्व हो गया है। अगर शाम इन्वॉल्व होता है और लबनान की इसमें फोर्स ज़्यादा जाती है और लबनान हिज़्बुल्लाह के अटैक्स बढ़ जाते हैं, दूसरी तरफ शाम से बाकायदा अगर जंग शुरू हो जाती है, तो ईरान इस मामले से पीछे नहीं हटेगा, सऊदीया पीछे नहीं हटेगा, और तीसरा सबसे बड़ा मसला कि दीगर जो ममालिक हैं इसके इर्द गिर्द के, वो भी इसमें कूदेंगे। जब वो कूदेंगे और अमेरिकन इंटरफेरेंस अगर इसमें बढ़ता है, तो यकीनी तौर पे आपने देखा कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर बंद कमरे के अंदर होने वाले इजलास में रूस ने शदीद मुखालफत कर दी है। हमास पर किसी भी तरह की पाबंदी के हवाले से क्लियर उन्होंने मना कर दिया। चीन उसी तरफ खड़ा हुआ है। तो जो 5 ममालिक हैं वीटो के, वो तेज़ी से बढ़ सकते हैं। अच्छा, अब इसमें नुक्ता क्या है, इसका इलेक्शन का क्या ताल्लुक है? इंडिया ने खुलकर हिमायत कर दी है इसराइल की। आपने देखा होगा, इंडियन मोदी ने हिमायत कर दी। आइंदा दिनों के अंदर इंडिया अगर इस जंग में अमेरिका की तरफ ही मूव करता है, इसराइल की तरफ ही मूव करता है, तो इस सूरत हाल में यकीनी तौर पर पाकिस्तान की सरहदों पर भी तनाव बढ़ेगा। और जब पाकिस्तान की सरहदों पर तनाव बढ़ेगा तो डर पूरी दुनिया को यह है कि कहीं हम तीसरी जंग अजीम की तरफ तो नहीं बढ़ रहे, और फिर इलेक्शन मुल्तवी। तो मतलब मैं ना ही समझू ना। हाँ, बिल्कुल ना ही बिल्कुल जी। इसमें चले एक बात पे हम दोनों एक पेज में है कि मुझे भी इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे, इन्हें भी इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगेगा आने वाले दिनों में कि इलेक्शन हो रहे हैं, हो सकता है शेड्यूल वडूल भी आ जाए और तैयारी भी शुरू हो जाए, कुछ 62-63 की आबादी भी आएंगे, लेकिन कुछ इस किस्म की कोई चीज़ हम दोनों ये समझते हैं होगी कि ये इलेक्शन हाल फिलहाल होता नज़र नहीं आ रहा। आप चलते हैं जो वाकई दुनिया का सबसे बड़ा मसला, इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो पूरी दुनिया के लिए है, वो इसराइल की जारियत है, जो गज़वा में बहुत तेज़ी के साथ जारी है। इससे पहले हमने देखा कि जिस तरह
हिजबुल्लाह ने किया और जिस तरह उन लोगों ने अटैक किया और उसके बाद जो फिर इसराइल कर रहा है और उसके बाद अब एक तरफा एक तरीके से है, और इसराइल जो गज़वा में निहत्ते शहरियों पे जो गोलाबारी कर रहा है, हज़ारों निहत्ते शहरी शहीद हो चुके हैं, खाने पीने की रसद उधर बिल्कुल ख़त्म है और पता नहीं किस तरह अगले 2-4 दिन वो गुजारेंगे, क्योंकि सब कुछ उधर से ही आता था जो कि अब बंद है और आने वाले दिनों में वो किस करवट लेते हैं। मगर एक ट्रम्प कार्ड जो इन मुजाहिदों के पास है वो है 240 से ऊपर उनके फौजी, और वो उसमें मेजर जनरल भी शामिल हैं, बड़े बड़े अहदेदार भी शामिल हैं, और वो ऐसा ट्रम्प कार्ड है जिसको वो वक्त आने पे यूज़ करेंगे। और जिस तरह आपने बोला कि दुनिया शामिल होती रहेगी, टर्की शामिल हो जाएगा और पाकिस्तान भी, आपको पता है पाकिस्तान आप कुछ भी कर लें, पाकिस्तान की आवाम की जो आवाज़ है वही हुकूमत को भूलनी पड़ेगी, और वो है फ़लस्तीनियों के साथ हमेशा से। तो आपको नहीं लगता किसी वक्त इसमें कोई भी एक बड़ा अटैक दोनों तरफ से कहीं से भी हो जाएगा तो दुनिया वाकई वर्ल्ड वॉर की तरफ जा सकती है? और इसमें वर्ल्ड वॉर, जैसा कि आज का बयान जो मैं बड़ा सुन के जिसको बड़ा ज़्यादा वेट दे रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं आप लाखों फौजी जमा कर रहे हैं सरहदों पे, 3 लाख फौजी जमा किए हैं और अमेरिका से भी एड आई है। अगर अब आपने कोई ज़्यादा गोलाबारी की तो हमको कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, हम फौजी मारेंगे। आप सिविलियन मार रहे हैं, हम फौजी मारेंगे। हम उधर भी रॉकेट मार सकते हैं जहाँ आपके फौजी हैं, और कई 2, 4, 5, 10 रॉकेट उधर गिर गए जहाँ लाखों फौजी जमाए, तो 2, 4, 5 हज़ार फौजी मरना कोई बड़ी बात नहीं होगी जब एक साथ जमाए। तो उसका जो रिएक्शन होगा वो आप क्या देखते हैं? देखें मैं भाई, आपने बहुत सारी बातें कही, लेकिन हम अगर पहले जुल्म और बर्बरियत की एक बात कर लें कि देखिए अब तक की जो फ़लस्तीनी हुक्काम ने डेटा दिया उसके मुताबिक 1000 के करीब फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। उन 1000 में जो 700 के करीब बच्चे और ख़वातीन हैं, यानी 700। अगर किसी पर भी आप बम्बार्टमेंट करते हैं और आप ये देखें कि 1000 में से 700 बच्चे और ख़वातीन शहीद हुए हैं, ये एक जुल्म है। जुल्म है, ये जंगी जराइम है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक आप सिविलियन पे, बच्चों पे, तालीमी इदारों पे, अस्पताल पे अटैक नहीं करते। उन्होंने हिलाल अहमर को नहीं छोड़ा, वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा के अपने आदमी उधर शहीद हुए हैं, 7 से ज़्यादा उन्होंने खुद क्लेम किए हैं, मगर वो खामोश है। अच्छा, अब ये देखिए 1000 में से अगर 700 अगर बच्चे हों तो फिर ज़ाहिर है आप वहीं कहीं पर भी उनके इंतकाम के मामले को और उनके गुस्से को नहीं रोक सकते। इस वक्त गज़ा में सूरत हाल यह है कि 23 लाख की आबादी में इस वक्त तमाम लोग इस बात पर 23 लाख की आबादी जो है गज़ा की, वो इस बात पर मुत्तफ़िक है कि हर सूरत में वो अटैक की तरफ जाएंगे आगे। अच्छा, अब हमास ने बहुत सारे सरप्राइज़ रखे हुए हैं। देखिए अभी तक हमास को, अब हिजबुल्लाह भी शामिल हो गई, हिजबुल्लाह भी इसमें शामिल हो गई है। हमास अब तक सिर्फ इन 3-4 दिनों में, अगर आप 5 दिनों का एवरेज लगाएं कि जो इन्होंने हफ्ते के दिन से मामला शुरू किया था, हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल और बुध, 5 दिनों के अंदर कम से कम 17,000 से ज़्यादा गोले बरसा चुकी है। इनके पास जो हमारी मालूमात है उसके मुताबिक जो वहाँ से इतलात आ रही हैं वो करीबन कोई 50,000 के करीब गोले मौजूद हैं। दीगर इतलात इनके पास ये आ रही हैं कि अभी जो शाम में लड़ाई हुई थी दाइश से, वहाँ से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, और बहुत कुछ सीखने के बाद उन्हें मालूम है कि किस तरीके से मुकाबले करने और किस तरीके से, एक तो खुद 74 सालों से लड़ रहे हैं, सही तारीख है इनकी 74 सालों की। 74 सालों के अलावा 23 साल और अगर आप ऐड कर लेंगे, जब एक इब्तदाई तौर पर जब उसकी तैयारी की जा रही थी उस वक्त के सारे मामला थे, तो ये तकरीबन 100 साल की लड़ाई हो चुकी है। और इस 100 साल की लड़ाई में आप ये देखिए कि जब पहली 1923 के अंदर सेहूनी ताकत उन्होंने रियासत बनाने के लिए फ़लस्तीनियों पर जब पहला हमला किया था, और आपको याद होगा कि जो 1920 और 23 के अंदर जब उस वक्त यरूशलेम में किस तरीके से मुसलमानों को मारा गया था और उस वक्त कर्फ्यू वहाँ पर नाफिज किया गया था, ये पूरे 100 साल की लड़ाई है। अब जो इतलात हैं उस इतलात के मुताबिक हमास ने एक बड़े सरप्राइज़ को भी तैयार रखा हुआ है, और वो बड़ा सरप्राइज़ यकीनी तौर पर बहुत बड़ा होगा। और इन्होंने जो प्लानिंग की है उसके मुताबिक A प्लान, B प्लान, C प्लान और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की है। उन्हें मालूम था कि अभी एक पिछले साल जब मई में झड़पें हुई थी तो उसके बाद इजराइल ने बड़ा रिएक्ट किया था। इसके बाद से इन्होंने मालूम था कि अगर ये बड़े हमले की तरफ जाते हैं तो उसका रद्द-ए-अमल कितने महीनों तक आ सकता है और क्या क्या आ सकता है। तो इसके लिए इन्होंने अपने राशन की ज़रूरियात को, अपने फ्यूल की ज़रूरत को और अपनी जंगी सलाहियत को तकरीबन 1 साल तक रखा हुआ है कि 1 साल तक हम लड़ सकते हैं, और इस 1 साल के लिए लड़ाई के लिए इनके पास तमाम सहूलियात मौजूद हैं। तो अगर कोई ये समझता है कि हमास 1-2 दिन के अंदर बैक हो सकती है तो ये नहीं होगा। हमास को ये बात मालूम थी कि हमें 1 साल तक ये लड़ाई लड़ी सकती है। दूसरा अहम पहलू ये कि आज नेतन्याहू
जो यहूदियों सेहूनी रियासत के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने कहा है कि जनाब होलोकास्ट से ज़्यादा हमारा जानी नुकसान अब हुआ है, यानी कि होलोकास्ट जिसको सबसे ज़्यादा करार देते हैं। और इसका मतलब यह है कि अभी तक की जो इजरायली तर्जुमान बयान कर रहे हैं उसमें 1300 इजरायली हलाक हो चुके हैं, लेकिन जो 248 कहते हैं मिसिंग है, 248 मिसिंग है। अब 1300 हलाकतें तो वो क्लेम कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो इतलात मौसूल हो रही हैं उसके मुताबिक इन हलाकतों की तादाद 4 से 5000 तक जाएगी इसराइल की, और इसराइल इसे कम क्लेम कर रहा है, लेकिन हमारे पास इतलात आ रही है 4 से 5000 के करीब ये हलाकतें जाएंगी। 2000 के करीब तो शदीद जख्मी भी हैं, 2000 शदीद जख्मी है। अब नवीद भाई, इस सारी सूरत हाल में ये जो पूरी दुनिया को जिस वाक़े ने हिला कर रख दिया है, आप देखिए कि आइंदा दिनों के अंदर एक तरफ रूस यूक्रेन का मसला चल रहा है, एक तरफ ये मामला गर्म हो चुका है। मिडल ईस्ट के गर्म होने का वाज़े मतलब ये होता है कि दुनिया किसी भी अगली आलमी जंग की तरफ खड़ी हुई है, और ये अगर आलमी जंग होती है तो आप देखिए कि अभी से ही से 5 दिनों के अंदर पेट्रोलियम प्राइस की कीमतों में इजाफा हो चुका है, सही है। और अगर पहले ही पूरी दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है, मज़ीद इन्फ्लेशन की तरफ जाएगा तो ये किसी भी डिप्रेशन की तरफ जा सकता है। तो आइंदा दिनों के अंदर सब लोगों को इस बात के लिए तैयार होना चाहिए कि उन्हें एक तरफ होना पड़ेगा, यानी कि दुनिया जो इस वक्त दो पोल्स की तरफ कन्वर्ट होगी, तो जब वो ताकतें होंगी तो जंग कहीं पर भी शुरू हो सकती है। बिल्कुल। आने वाले दिनों में इसमें ख़ास तौर से रूस का और चीन का भी हम देखेंगे कि उनका क्या रोल है, उनका रोल बड़ा अहम होगा, साथ साथ ईरान का, क्योंकि जिस तरह तल अवीव की सूरत हाल है, तल अवीव की सूरत हाल मैं आपको बताऊँ, अभी मैं एक हफ्ते छुट्टी पे था, तो मैं अफ्रीका के एक मुल्क में बैठा था, वहाँ बहुत सारे लोग वहाँ से आपको पता है कि सोशल मीडिया डायरेक्ट बात करके अपने लोगों को बात बता रहे थे जो कि वहाँ वायरल हो रही थी उस जगहों पे। तो वो बंकर्स में है, और वहाँ के लोग इस वक्त नेतन्याहू को गालियाँ दे रहे हैं कि पहले ही दुनिया हमारे लिए महदूद थी, तो तुमने अब तो हमको हमारा उसमें भी महदूद कर दिया। वो तो मतलब हर उधर की पूरी आवाम तो इसके खिलाफ नहीं है ना, वो तो 10-20% है जो इसराइली जिहादियत के हामी है, बाकी वो शदीद तंग है, और इसका असर उन पे भी पड़ेगा। और अगर जिस तरह तल अवीव पे अटैक हुआ, 1-2 और अटैक हो गए, या ईरान अगर जिस तरह अमेरिका बिल्कुल कूद के सामने आ गया है, लाज़िम बात है ईरान के पास भी है, ईरान भी खुल के हिमायत कर सकता है, जब अमेरिका इसराइल की हिमायत कर सकता है तो वाई नॉट ईरान या पाकिस्तान या टर्की या और मुल्क उसकी क्यों नहीं हिमायत करें। वो खुल के आ गया तो ये जंग वाकई बहुत लंबी जाएगी, और इससे हम भी नहीं बच सकेंगे, इसके शायद हम पे भी होंगे। लेकिन इस वक्त कौम जो है ना वो पूरी तरीके से तैयार है इस मसले पे, इसराइल के मसले पे। तकरीबन पाकिस्तान में सिवाय चंद पेड रहनुमा सो कॉल उनके जो बयान है उससे अच्छा वो उनके बयान से उनके भी चेहरे आकाश सामने आए कि किसकी क्या वो है। अब चलते हैं आगे कुछ हल्के फुल्के उसकी तरफ। पाकिस्तान और भारत का एक बहुत बड़ा टाकरा होने जा रहा है वर्ल्ड कप में। ये है हमारी टीम भी अहमदाबाद पहुंच गई है, आज इंडिया की टीम भी अफगानिस्तान से जीत गई। इससे पहले कल पाकिस्तान ने श्रीलंका को एक बहुत बड़े मार्जिन, एक बहुत बड़े मैच में एक बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करके, आईसीसी का खुद का रिकॉर्ड बेहतर करके एक चेसिंग का 345 का रिकॉर्ड पार किया, और मोराल बहुत बुलंद है। अब जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, आप क्या देख रहे हैं इससे? देखिए, यकीनी तौर पर बहुत बड़ा मैच है, और ये मैच उस सूरत हाल में हो रहा है कि जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सिफारती ताल्लुकात तकरीबन ना होने के बराबर। और यकीनी तौर पर पाकिस्तान, ज़का अशरफ साहब ने कहा था, अपने अल्फाज वापस ले लिए कि दुश्मन की जगह पर दुश्मन के सामने खेलने के लिए जा रहे हैं, और वर्ल्ड कप से बड़ा वर्ल्ड कप होता है, यानी ख़ास तौर पर जब इस खत्ते की आवाम तकरीबन दुनिया की 1/3 आबादी 2 अरब लोग जो हैं वो इस मैच से बराह रास्त देख रहे होंगे, यानी कि 1.25 अरब जो है वो हमारे पास इंडिया के अंदर, 25 करोड़ पाकिस्तान, 25 करोड़ बांग्लादेश, श्रीलंका, तो ये खित्ता जो है वो 2 अरब की आबादी इस मैच के साथ बराह रास्त वाबस्ता होती है। तो ज़ाहिर अगर दुनिया की आबादी अगर 6-7 अरब कही जाती है तो 1/3 आबादी बराह रास्त इससे होती है। एक्साइटमेंट होता है, मैच का बड़ा जोर होता है, लेकिन बस ये देखें कि अगर हमारी कारकर्दगी पिछली बार फाइनल में आपने देखा हमारे साथ जो रहा, और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान आमतौर पर उस तरीके से इंडिया के सामने नहीं खेल पाता जिस तरीके से वो आमतौर पर रिवायती अपना खेल पेश करता है। दूसरी बात यह है कि आपके 2 पसंदीदा खिलाड़ी जो हैं वो बार बार फेल हो रहे हैं, ओपनर जो हैं आपके बावजूद पाकिस्तान जीत रहा है, ये बड़ी बात है। अगर वो भी चल गए तो फिर सोचें क्या होगा। और आपको पता है, एक और आपको खबर दूँ, ये मैच और इसलिए ज़्यादा टेंस का हो गया कि पाकिस्तान के नायब रिजवान ने मैच जीतने के बाद कल
की जीत को फ़लस्तीनियों के नाम कर दिया। तो एक तरफ इंडिया इसराइल के साथ है, ये फ़लस्तीन के साथ है, और ये मैच जो है जिस टेंस में हो रहा है, ये मैच वाकई काबिल दीद होगा। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे अगले प्रोग्रामों में कि किस खिलाड़ी को आपने इसमें बताया नहीं कि बाबर आजम आपके फेवरेट खिलाड़ी क्यों नहीं परफॉर्म कर देखिए, वो बड़े खिलाड़ी है, दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी है, बड़े मैचों में ही खेलेगा और वो इंतजार कर रहा है। वो ये देख रहा था कि भाई मेरे बगैर भी टीम जीत सकती है कि नहीं। उसने देख लिया कि भाई मेरे बगैर भी 2 लोग 3 लोग सेंचुरियां बना सकते हैं। तो अब वो बताएगा जब मैं सेंचुरी बनाऊंगा ऊपर से तो ये नीचे वाले क्या करेंगे। लेकिन अब्दुल्ला शफीक को जो लाए, ये बहुत अच्छा पहले उसको नहीं ला रहे थे, हाँ। जानबूझ के सही उसको नहीं ला रहे थे। एक अच्छा टैलेंट आप जाया कर रहे थे। हाँ, अब ले आए हैं तो अब हटा नहीं पाएंगे उसको। नहीं, तो कुछ ये भी होता है ना, कुछ चहीते हट जाएंगे वो लाएंगे, तो हो सकता है अगले मैच में फ़खर भी आ जाए। फ़खर भी इंडिया के खिलाफ बड़ा अच्छा रिकॉर्ड रखते हैं, और अगर ये आ गया। बहरहाल मेरा एक सवाल रह गया जी, बोले आपके फेवरेट इंजमाम उल हक के भांजे भतीजे का मुस्तकबिल देखें। कैच छोड़े उसने, उसकी वजह से इतना बड़ा स्कोर बना, किसी जगह पे भी ओपनिंग पे चल नहीं पा रहा। वो इमाम उल हक को क्यों रखा हुआ है? देखिए, इमाम उल हक को बहरहाल एक टैलेंटेड प्लेयर है, ये अलग बात है कि उसको थोड़ा और भी मैच्योर होना पड़ेगा, लेकिन वो अपनी कारकर्दगी पे सिलेक्ट हुआ। अगर उसको रिकॉर्ड देखें तो अच्छा है, इतना भी ख़राब नहीं है कि मैं उसको खाली इसलिए वो कर दूं कि इमाम उल हक का बन जाए। बहरहाल ये अगले प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। जाते जाते मैं एक अच्छी बात करता जाऊँ, मैं अभी जब अफ्रीका के एक मुल्क में था तो मैंने 8 दिन में जो चीज़ बहुत ज़्यादा देखी और जिससे मैं मुतासिर हुआ वो ये थे कि वहाँ ज़िंदगी सुबह 7 बजे शुरू हो जाती है। सारे आज तक सारे स्कूल लग जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ लग जाती हैं 9 बजे में। कोई हर आदमी ऑफिस में होता है, रोड उसके बाद खाली हो जाती है और हर आदमी उधर उठ के काम कर रहा होता है। सिर्फ जो बीमार होते हैं वो शायद घर में हों, लेकिन उसके अलावा हर आदमी अपने काम में होता है। और 6 बजे वहाँ दुनिया से वो अपने मुल्क में कारोबार ख़त्म करके अपने फैमिली के साथ होते हैं। और फैमिली के टाइम सिवाय टूरिस्ट जगह पे या कोई खाने पीने की 2-4 जगह के अलावा कुछ नहीं मिलता। इस तरह ना सिर्फ वो एनर्जी, हालांकि उनके पास एनर्जी है, वो कई मुल्कों को बिजली फ़रोग़ भी कर रहे हैं, उसके बावजूद वो एनर्जी भी सेव करते हैं और साथ में फैमिली को भी टाइम देने के लिए और एक रूटीन बनाया हुआ है। हमसे 5-6 घंटे पहले ही वो उठ जाते हैं, दुनिया हमसे पहले उठ जाती है। हम इसलिए दुनिया से पीछे हैं, हम हर रोज़ 5 घंटे पीछे हो जाते हैं। यहाँ 1 बजे 12 बजे तो कोई दुकान नहीं खुली होती है कि आप कोई चीज़ लें, कोई मार्केट नहीं खुली होती है। हम किधर जा रहे हैं? खुदारा सुबह उठना शुरू करें, कुछ इस किस्म के कानून बनाएं। वो 3 चीफ जस्टिस साहब की जो कमेटी है इसमें से वो नोटिस लें कि सुबह कारोबार शुरू करें, 6 बजे बंद हो। हम एनर्जी भी बचाएंगे, तवानाई बचाएंगे और मुल्क तरक्की भी करेगा। और लोगों में जब सुबह उठेंगे तो हमारा मज़हब भी कहता है कि आपको रिस्क की तलाश में सुबह उठ के निकलना चाहिए, ना कि 12-1 बजे सो के उठना चाहिए। इसके साथ ही अपना प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। नाज़रीन, अपना दोस्तों खासकर गरीबों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।